गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल gstcourse.in। आज जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एंड ये जो चैप्टर ये हमारा ITR 1, ये चैप्टर ITR 2 और ITR 3 ई फाइलिंग के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ITR 2 हम लोग को ITR 1 पता है। ITR 1 जो है, जो सैलरी सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, उसका कुछ शेयर मार्केट में या लैंड प्रॉपर्टी कुछ सेल नहीं है, मतलब कुछ कैपिटल गेन व कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो भी हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल जो भी हो, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो उसके लिए सिर्फ सिंपल सैलरीड पर्सन के लिए ITR 1 है। ITR 2 है जो सैलरीड पर्सन और उसके साथ जिसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल भी हो सकता है। ITR 3 क्या है? पहले ITR 4 समझते हैं। ITR 4 क्या है? स्मॉल बिजनेस, जिसका बिजनेस बहुत ही स्मॉल है, उसका ऑडिट करने का जरूरत नहीं है, CS चार्टर्ड अकाउंट्स ऑडिट करने का जरूरत नहीं है, और उसका पैरेलली कोई सोर्स ऑफ इनकम जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसके लिए ITR 4 है। और ITR 3 क्या है? स्मॉल बिजनेस बट ऑडिटेबल, सब्जेक्ट टू ऑडिट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। पैरेलली उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी हो, माने जो कुछ भी, उसके लिए ITR 3 है। तो ये दोनों ITR 2 और ITR 3 ये दोनों फिलअप करने के लिए, ये ITR 2 बहुत बड़ा होता है, इसमें 12 शेड्यूल होता है। ITR 3 भी बहुत बड़ा होता है। तो ये ITR 2 और ITR 3 ये दोनों फिलअप करने के लिए ये कैपिटल गेन, इसमें जो है कैपिटल गेन जो पैरेलली उसका सोर्स ऑफ इनकम है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को समझ में ही आ रहा है तो ये क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैपिटल गेन टैक्स। तो पहले देखो, ये चैप्टर में जो हम लोग कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन्स, कैलकुलेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, long term gain tax rate, short term gain tax rate, cost inflation index number, and indexed cost of improvement and acquisition. These are the most important topics in this chapter. Most important topics: cost of inflation index number or indexed cost of improvement and acquisitions. ये तो बहुत important topics है। तो पहले आता है what is capital gain tax? Capital gain can be defined as any profit that is received through the sale of capital asset. The profit that is received falls under the income category. Therefore, a tax need to be paid on the income that is received, and the tax is paid is called capital gain tax. तो इसमें क्या है? कुछ भी प्रॉफिट हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है, और जहां पे भी सोर्स ऑफ इनकम होता है उसमें टैक्स लगता है। तो कैपिटल एसेट जो भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी हो, ये सेल करने में अगर कुछ करने से कुछ प्रॉफिट होता है, हम लोग को गेन होता है, तो गेन होने से हम लोग को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यही इनकम टैक्स का रूल है। तो ये अगर शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जो व्हाट इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो पहले ये समझ लो, अगर कुछ कैपिटल एसेट सेल करने से कुछ प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट इनकम ट्रीट किया जाएगा। तो इनकम एक बार ट्रीट हो जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो वो है कैपिटल गेन टैक्स। द टैक्स दैट इज लेविड on long term and short term gains starts from 10% and 15% respectively. जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो होता है, उसका स्लैब स्टार्ट होता है 10% एंड 15% से। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए 10% बेस रेट है, और शॉर्ट टर्म के लिए 15% बेस रेट है, स्टार्टिंग रेट जो है। Under the Income Tax Act, capital gain tax in India need not to be paid in case of individual inherits the property and there is no sale. अगर कोई इंडिविजुअल कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, पेरेंट्स से या रिलेटिव से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, बट सेल नहीं करते हैं,
तो उसके लिए कैपिटल गेन टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मतलब कैपिटल गेन टैक्स तब होगा जब सेल होगा, जब ही सेल का कॉन्सेप्ट आएगा या मनी ट्रांजैक्शन होगा तब उसके ऊपर टैक्स चपेगा। तो जब तक सेल नहीं होगा, जस्ट प्रॉपर्टी मिला है, इनहेरिटर से प्रॉपर्टी मिला है, तो उसके लिए कोई सेल नहीं, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। However, if the person who has inherited the property decides to sell it, that is the point, tax will have to be paid on the income that has been generated from the sale। जो मैंने अभी बोले, जो सेल करने से अगर प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉफिट मींस कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट सेल होने से जो गेन होता है उसके ऊपर जो टैक्स होता है ये होता है कैपिटल गेन टैक्स। Some of example of capitals are jewelry, machinery, leasehold right, trademark, patent, vehicle, house property, building and land. These all are the example. Okay. अभी definition of capital asset. Land, building, house property, vehicle, patent, trademark, leasehold right, machinery, jewelry are few example of capital asset. This includes having right-ins or in relation to the Indian company. यस, सेल ऑफ राइट और ट्रांसफर ऑफ राइट ये भी कैपिटल एसेट होता है। सिर्फ इसके लिए सिर्फ इंडियन कंपनी होना चाहिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर लीगल राइट। द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट के कैटेगरी में कौन सा चीज कंसिडर किया नहीं जाता है? इन स्टॉक्स, कंज्यूमेबल और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस। एनी स्टॉक, कंज्यूमेबल और रॉ मटेरियल्स, ये इसको कैपिटल के हिसाब से ट्रीट किया नहीं जाता है। पर्सनल गुड्स सच एज क्लॉथ्स, फर्नीचर हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो भी बिलोंगिंग्स है, सपोज फर्नीचर है, क्लॉथ्स है, जो भी है, इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लिया नहीं जाते। एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल इंडिया, 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशल बीआरआर बॉन्ड 1991, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम 2015। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बॉन्ड्स है, अगर हम लोग बहुत अच्छा टैक्स एडवाइजर बनना चाहते हैं अपना कस्टमर को, ये हम 100% ये एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक सेफ साइड, सेफ इनकम, पैरेलली अर्निंग ऑफ इनकम है। जो कस्टमर मतलब ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, शेयर मार्केट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और स्टीडी ग्रोथ चाहते हैं लेकिन कम चाहते हैं, तो उसके लिए ये बॉन्ड जो है, जो भी बॉन्ड है, ये बॉन्ड के लिए तुम लोग सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ कैपिटल गेन टैक्स देना नहीं पड़ेगा। हाँ, इसमें भी कंडीशन है, बाद में हम लोग देखेंगे। इसमें कंडीशन क्या है? ये जब अगर ये प्री मैच्योर विड्रॉल करेगा, प्री मैच्योर ब्रेक करेगी ये बॉन्ड, तब उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। जो इसका शेड्यूल पीरियड है, शेड्यूल मतलब जो टर्नओवर पीरियड है, शेड्यूल पीरियड के पहले अगर ये ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये मैच्योरिटी ऑन टाइम मैच्योरिटी में ये ऑटोमेटिक मैच्योर हो जाएगा तो ये इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो कस्टमर को तुम लोग ये भी सजेस्ट कर सकते हो, अगर गोल्ड बॉन्ड या कुछ भी बॉन्ड अगर तुम लोग ले रहे हो तो इसको बिफोर मैच्योरिटी विथड्रॉ मत करना। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ रूरल एरिया। ये एक इलस्ट्रेटिव है, इलस्ट्रेशन है जो रूरल एरिया का डेफिनेशन क्या है। तो ये थोड़ा देख लेना, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो सीधा आ जाते हो कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ कैपिटल एसेट वी आर गोइंग टू डिस्कस। कैपिटल एसेट मीन्स दो टाइप का कैपिटल एसेट होता है, एक शॉर्ट टर्म, दो लॉन्ग टर्म। तो पहले यहाँ पर एक अमेंडमेंट हुआ है 2017-18 में। तो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या था? अगर होल्डिंग पीरियड 36 मंथ्स और लेस तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के भी दो है, एक
लेस देन इक्वल टू 24 मंथ्स, मतलब फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर 24 मंथ्स और उसका कम पीरियड होल्डिंग की पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स और उसका कम पीरियड है तो उसको सॉरी जो मूवेबल एसेट है तो उसके लिए 24 मंथ्स और उसके नीचे होना चाहिए। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सपोज सॉरी मैं भूल बोले, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए क्राइटेरिया 24 मंथ्स और लेस। तो पहले था जो शॉर्ट टर्म कैपिटल है पहले जो था इसके लिए 36 मंथ इसका होल्डिंग पीरियड होना चाहिए था। तो 2017-18 में अमेंडमेंट हुआ है तो इसके हिसाब से जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स और लेस होगा। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, सपोज इक्विटी, प्रिफरेंस शेयर जो भी हो, यहाँ पर मैं आइडेंटिफाई कर दिया हूँ, जो भी हो इसको 12 मंथ्स और उसका कम होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो है इसका होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स, पहले था 36 मंथ्स मतलब 3 इयर्स और ज्यादा, उससे ज्यादा। तो 2017-18 के अमेंडमेंट के बाद ये हो गया 24 मंथ्स और उससे ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जैसे इक्विटी, प्रिफरेंस शेयर जो भी हो, सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ यूटीआई जो भी यहाँ पर लिस्ट है, इसके लिए 12 मंथ्स और उससे ज्यादा अगर होल्डिंग पीरियड होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। कैपिटल एसेट दो टाइप का कैपिटल एसेट होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। पहले जो था 36 मंथ होल्डिंग पीरियड, अगर उससे कम होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर 36 मंथ ज्यादा होगा तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दो पार्ट है, एक मूवेबल एक इमूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 24 मंथ्स और उससे लेस होल्डिंग पीरियड होगा। और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जैसे शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स जो भी हो, हाँ, इसके लिए 12 मंथ्स और लेस। सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या है, जो 24 मंथ्स और उससे ज्यादा अगर होल्डिंग पीरियड है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। और सिमिलरली मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर 12 मंथ्स और उससे ज्यादा होल्डिंग पीरियड है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा। इनहेरिटेड कैपिटल एसेट, ये मैं पहले डिस्कस कर दिया हूँ। इनहेरिटेड कैपिटल एसेट के लिए अगर जब तक वो सेल नहीं होगा उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जब वो सेल होगा उसमें से अगर वो प्रॉफिट होगा उसमें तो प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स होगा वो होगा कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है। इन केस एन एसेट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन केस एन एसेट इज एक्वायर्ड बाय गिफ्ट, will succession or inheritance, the period for which the asset was held by the previous owner is also included when determining whether it is a short term or long term capital asset। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होल्डिंग पीरियड जो प्रीवियस ओनर जो तुमको वो गिफ्ट कर रहे हैं वो कितना दिन तक वो होल्डिंग किए थे तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट डिसाइड करने के लिए जो तुमको गिफ्ट कर रहे हैं तो उसका वो कितना दिन होल्ड किए थे ये भी इंक्लूड होगा। इन दिस केस, इन द केस ऑफ bonus share or right shares, the period of holding is counted from the date of allotment of bonus share or right shares respectively। जब bonus shares और right share के लिए जो होगा, जब date of declaration of bonus, जब जिस डेट से बोनस डिक्लेरेशन करेगा वो डेट इसमें इंक्लूड हो जाएगा। टैक्स रेट, जैसे यहाँ पे मैं एक इलस्ट्रेशन दे दिया हूँ। टैक्स रेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कंडीशन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर, यूनिट्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड। एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या है, 10% एंड अबव ₹1। एक मिनट, टैक्स रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स रेट कैसा होगा, ये मैं एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर प्रोजेक्ट किया हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। एप्लीकेबल टैक्स 10% ओवर एंड अबव 1 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आएगा सब्सिक्वेंटली आएगा डिस्कशन में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एक्सेप्ट ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर,
यूनिट्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड एक्सेप्ट सेल ऑफ इक्विटी शेयर इक्विटी ओरिएंटेड फंड 20% रेट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होगा, मैं अभी बहुत ब्रीफली मैं इसको डिस्कशन करूंगा। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा व सब्सिक्वेंट क्लास होगा उसमें सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन क्लास के ऊपर मेरा और एक वीडियो मेरा है, वो थोड़ा देख लेना। तो जहां पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है उसके ऊपर द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज एडेड टू योर इनकम टैक्स रिटर्न एंड द टैक्स पर इज टैक्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स स्लैब रेट। ये तुम्हारा इनकम जो नॉर्मल इनकम है उसके साथ ऐड हो जाएगा और उसमें जो टैक्स स्लैब है वो टैक्स स्लैब के हिसाब से तुम्हारा इनकम टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए कोई अलग से कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स व्हेन एसटीटी इज एप्लीकेबल, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज एप्लीकेबल, देन 15% स्लैब से रेट से ये इम्प्लाइड होगा। 15% टैक्स के ऊपर 15% टैक्स इसके ऊपर चपेगा। अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स is a tax levied on the transaction on security done on the listed stock exchange in India। जो भी शेयर्स और सिक्योरिटी है, अगर वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएससी और एनएससी में लिस्टेड है उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, वो सेल करने में भी परचेस करने में भी, तो वो है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। अगर इसके जो लिस्टेड इक्विटी शेयर है तो वो अगर सेल होगा तो उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो है 15% टैक्स रेट से उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, इसके ऊपर मैं और एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, ये मेरा वो क्लास देख लेना। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन क्या है, कैसे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन ये एप्लीकेबल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्लास देख लेना। देखो मैं जो बोलता हूँ मेरा जो क्लासेस है ना, मैं जब ये नोट्स बनाता हूँ ये बहुत कुछ सोच के बहुत चीज सोच के ये मैं बनाता हूँ, क्योंकि जो इनकम टैक्स ई फाइलिंग करेगा उसके लिए एक एक चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर क्योंकि ये इंडिविजुअल का, ये कंपनी का तुम टैक्स फाइलिंग करने जा रहे हो तो इसके ऊपर उसका बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इसलिए मेरा जो सोच है, तो विदाउट नोइंग एवरीथिंग अबाउट द इनकम टैक्स एक्ट्स एंड रूल, जो भी बोलता है ये बहुत इजी काम है, ये तो 2-3 दिन का क्लास है, 2 मिनट का 3 मिनट का क्लास है, ये बहुत गलत बोलते हैं। तो इसके लिए बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का ऐसे ही वैल्यू इतना नहीं है, तो उसको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर तुम ठीक ठाक से रूल तुमको पता होगा तो ये बहुत ही इजी चीज है। तो चलो देखते हैं टैक्स ऑन इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स कैसे होता है। गेन्स मेड ऑन द सेल ऑफ डेट फंड एंड इक्विटी फंड्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। डेट फंड एंड इक्विटी फंड्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। Any funds that invested heavily in equities, more than 65% of the total portfolio is called an equity fund। हाँ, जो इक्विटी फंड जो 65 जो उसका पोर्टफोलियो होता है, सपोज जैसे म्यूचुअल फंड होगा उसका 65% से ज्यादा अगर पोर्टफोलियो का 55% से ज्यादा अगर मतलब इक्विटी में इन्वेस्टेड होगा तो होगा इक्विटी फंड। ठीक है, तो इसके लिए जो इलस्ट्रेशन है, जो कैसे इसके ऊपर टैक्स मतलब टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, तो वो है आफ्टर जुलाई 2014 के बाद कुछ चेंजेस आए हैं। तो पहले मैं यहाँ पर दो चीज यहाँ पर प्रोजेक्शन किया हूँ, जुलाई 2014 और बिफोर जुलाई 2014। तो ये अभी एप्लीकेबल है। तो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स क्या है, अगर डेट फंड में टैक्स स्लैब रेट ऑफ द इंडिविजुअल, शॉर्ट टर्म में जो इंडिविजुअल की इनकम के साथ वो ऐड जुड़ जाएगा, उसके बाद जो उसका टैक्स स्लैब रेट है उसके ऊपर उसका नॉर्मल सा टैक्स उसका होगा, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए 20% रेट, इक्विटी फंड के लिए 15% और 10%, और लॉन्ग टर्म के लिए 10% ओवर एंड अबव 1 लाख विदाउट इंडेक्सेशन। मतलब
लॉन्ग टर्म के लिए अगर तुम कुछ शेयर होल्ड किया है, उसको सपोज तुम 24, उसका क्या है 12 मंथ्स और अबव, मोर देन 12 मंथ्स एंड अबव, ठीक है, तो तुम्हारा शेयर जो होल्डिंग है ये 12%, 12 माने 1 साल के ज्यादा तुम्हारा होल्डिंग पीरियड है, तो जब तुम सेल करोगे, सपोज तुमको 2 लाख तुम्हारा उसका सेल करने के बाद उसका प्रॉफिट आ रहा है, सपोज तुम 3 लाख में शेयर खरीदे थे, तो 1 साल बाद तुम वो शेयर बेच रहे हो 5 लाख में, टोटल अभी जो वैल्यू है 5 लाख है, तो ये जो 2 लाख है, ये 2 लाख से 1 लाख पहले डिडक्ट हो जाएगा, ओवर एंड अबव ऑन लाख, ये 1 लाख पहले डिडक्ट हो जाएगा, उसके ऊपर बाकी जो 1 लाख है उसके ऊपर 10% मतलब 10,000 कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ये पहले नहीं था, ये प्रोविजन 2000 जुलाई 14 के बाद ये प्रोविजन लागू हुआ है। इसके पीछे इसके पीछे भी बहुत कारण है, तो ये हम बाद में समझेंगे। तो जो भी है मुझे ये याद रखना पड़ेगा, अगर इक्विटी फंड हो, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, तो उसके ऊपर 10% ओवर एंड अबव ऑन लाख से, 1 लाख छोड़ के बाकी जो होगा उसके ऊपर 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स रूल फॉर डेट म्यूचुअल फंड, अच्छा यहाँ पर जो है जुलाई 2014 के पहले क्या था ये थोड़ा देख लेना, अभी ये एप्लीकेबल नहीं है, ये मैं जस्ट प्रोजेक्ट किया हूँ तुम्हारा नॉलेज के लिए। टैक्स रूल फॉर डेट म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? डेट म्यूचुअल फंड हैव टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स टू क्वालिफाई एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये डेट म्यूचुअल फंड जो होता है ना, इसके लिए 24 मंथ्स एप्लीकेबल नहीं होता है, इसके लिए 36 मंथ मतलब 3 इयर्स उसको होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। इट मीन्स यू नीड टू रिमेन इन्वेस्टेड इन दिस फंड फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। क्लियर? If redeemed within 3 years, the capital gain tax will be added to your income and will be taxed at per income tax slab rate। अगर 3 साल का पहले तुम ये रिडीम कर दिया हो ना, तो इसके ऊपर तुम्हारा नॉर्मल इनकम के साथ ऐड हो जाएगा, और उसमें जो टैक्स स्लैब रेट होगा उसके हिसाब से तुम्हारा जो कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके वो नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाएगा, और तुम्हारा जो स्लैब रेट में आएगा वो स्लैब रेट में वो स्लैब रेट से तुमको टैक्स इनकम टैक्स देना पड़ेगा। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन टैक्स, चलो आ जाता है कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेशन होता है। देखो ये जो क्लास है ना, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन हमको बाई हैंड मतलब इन हैंड करना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ITR फाइल करोगे, ITR 2 फाइल करोगे, तो वहां पे एक सेटअप प्रोविजन है, जो तुम्हारा पिछले साल कितना लॉस हुआ, इस साल कितना लाभ हुआ, ये दोनों में जो सेटअप होता है ना, ये सेटअप जानने के लिए तुम्हारा ये तब वहां पे देखोगे ये कैपिटल गेन टैक्स 10% स्लैब रेट में आ रहा है, 15% स्लैब रेट में आ रहा है, तो तुम्हारा मन में क्वेश्चन होगा क्यों आ रहा है। तो ये जो मेरा जो क्लासेस है, ये वो हर एक चीज कंसीडर करके ये क्लास का नोट प्रिपेयर में किया हो, तो तब पता चलेगा ये क्लास कितना इंपॉर्टेंट है। जब सेटअप करोगे, अगर सेटअप में कुछ गड़बड़ होगा, सपोज सेटअप नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, जब भी एक चीज बहुत ध्यान से याद रखना, इनकम टैक्स फाइलिंग में अगर प्रॉब्लम तुम फेस करोगे, अगर प्रॉब्लम तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारा नॉलेज नील है। जो भी क्लास, जितना भी क्लास है, उसके लिए तुमको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जो भी क्लास है ये क्लास अच्छा से रिवाइज करना पड़ेगा। ये रिवाइज करने के बाद जब प्रैक्टिकल फाइलिंग होगा, फाइलिंग करने के टाइम पे ये नॉलेज तुम्हारा दिमाग में बैठ जाएगा। अगर तुम अपना गलती पकड़ पाओगे, तब तुम समझोगे जो ये तुम्हारा नॉलेज काम पे आया। अदरवाइज वो देख के फाइलिंग करना मतलब इतना आसान नहीं है। बहुत सारे चीज होता है, बहुत सारे कंडीशंस होता है जो फुलफिल करने के बाद, क्योंकि वो तो एक्सेल उसका बैकग्राउंड में ना, उसका बैकएंड में एक्सेल फार्मूला कैलकुलेट है, फिक्स्ड फार्मूला है। अगर तुमको नॉलेज नहीं है, तुम क्या बिठाओगे, कैसे सेटअप करोगे, क्या करोगे, तुम कहाँ पर बिठाओगे, कैसे बिठाओगे, एग्जाम्पशन क्या है, डिरेक्शन क्या है, अगर तुमको पता नहीं है, तो तुमको वो फाइलिंग ठीक ठाक नहीं होगा। जो भी हो, कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है,
देखो इसके पीछे तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले मैं बोलूंगा एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है, मतलब ये बहुत ही क्लियर है। जो प्राइस में तुम एसेट खरीद रहे हो, जब जिस ईयर में तुम जो प्राइस में जो एसेट खरीद रहे हो वो होता है एक्विजिशन कॉस्ट, द अमाउंट ऑफ मनी दैट द सेलर पेड इन ऑर्डर टू एक्वायर द प्रॉपर्टी। फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट द सेलर विल रिसीव बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर। प्रॉपर्टी सेल या ट्रांसफर करने के बाद करने के लिए तुमको जितना जितना मतलब मनी ट्रांजेक्शन होगा, वैल्यू मिलेगा, तो होता है फुल वैल्यू कंसिडरेशन। कैपिटल गेन्स अ चार्ज फ्रॉम द ईयर द ट्रांजेक्शन वाज मेड इवन द मनी वाज नॉट रिसीव्ड इन द पर्टिकुलर ईयर। सपोज तुम प्रॉपर्टी सेल कर दिया हो, सब कुछ पेपर सब कुछ तुम्हारा ओके है, पेपर क्लिप पेपर और होगा, लेकिन तुम्हारा मनी जो पैसा मिला 1 साल 2 साल बाद, वो ऐसा वो ये नहीं ट्रीट करेगा जब तुम्हारा पैसा कब मिलेगा। जब तुम्हारा पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब से तुम्हारा कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अगर तुम पैसा कब मिले है ये इनकम टैक्स देखते नहीं है, वो पेपर्स देखते हैं। तो एंड नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मीन्स if there any expenses that have been incurred by the seller because of any alteration additions have been made to the property. However, any improvement made before April 2001 cannot be considered. ये जो है 2001 एक बेस लाइन कर दिया गया है, तो इसके पहले कुछ भी प्रॉपर्टी में कुछ भी ऑल्टर हो, एडिशन हो, अगर तुम किया हो, सपोज तुम्हारा हाउस है, हाउस में तुम ऑल्टरेशन किया हो, एडिशन किया, कुछ मॉडिफाई किया हो, ये अगर तो वो करने के बाद तुम प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सिक्योरिटी डिवेंचर सिक्योरिटी के लिए क्या होगा, अगर मैंने शेयर के लिए शेयर सेल करने के लिए तुम्हारा जो ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, तुम्हारा जो भी मतलब अगर कुछ पेपर वर्क्स होगा तो उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगा तो वो सब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आ जाएगा। लेकिन ये 2001 के पहले अगर होगा तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये 2001 के बाद ये कंसीडर होगा जो भी तुम ये करोगे, ठीक है। तो ये तीन चीज, एक्विजिशन कॉस्ट, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये चीज हम लोग को कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए काम पे आएगा। स्टेप्स टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है? स्टेप 1 स्टार्ट विद द फुल वैल्यू कंसीडरेशन। स्टेप 2 डिडक्ट द फॉलोइंग। क्या क्या डिडक्ट होगा? डिडक्ट द फॉलोइंग। हाँ, स्टेप 2 कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। स्टेप क्या? स्टार्ट विद द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। स्टेप 2 डिडक्ट द फॉलोइंग। क्या क्या डिडक्ट होगा? एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, जो मैंने अभी डिस्कशन किए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो भी हो फुल वैल्यू कंसीडरेशन से ये डिडक्शन होगा। देखो ये फॉर्मूला है, फुल वैल्यू कंसीडरेशन लेस एक्सपेंसेस इनकर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर सच ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये तीनों डिडक्ट करने के बाद जो भी होगा तो जो आएगा उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन होगा। Expenses from the sale proceed from a capital asset that wholly and directly relates to the sale or transfer of the capital asset are allowed to be deducted. These are the expenses which are necessary for the transfer to take place. Same चीज है जो मैंने अभी बताया। Exception as per budget 2018, long-term capital gains on the sale of equity share, unit or equity oriented fund realized after 31st March 2019 will remain up to rupees 1 lakh per annum. ये जो मैं पहले बोले थे, मोर एंड एबव 1 लाख, ये वहीं पे है। उसके ऊपर जो 2018 के बाद जो भी शेयर तुम सेल करोगे तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसमें से 1 लाख डिडक्ट करेंगे, मैंने 1 लाख से ज्यादा जो होगा, मतलब 1 लाख डिडक्ट करके जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1 लाख डिडक्ट करोगे और जो रिमेनिंग होगा उसके ऊपर 10% LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, सपोज सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी तुम सेल कर रहे हो, उसके लिए कैसे कैलकुलेशन होगा? सेल प्राइस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी लेस ब्रोकरेज और कमीशन पेड फॉर सिक्योरिंग द परचेसर, कॉस्ट ऑफ स्टैम्प पेपर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज कनेक्शन विद ट्रांसफर, जो भी हो ये डिडक्ट होगा। दिस मे बी इनकर्ड आफ्टर द ट्रांसफर हैज बीन इफेक्टेड। अगर सपोज तुम्हारा पेपर ट्रांसफर हो गया, रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होने के बाद भी तुम्हारा कुछ खर्चा होगा, जो भी खर्चा होगा, तो ये तीनों में से ब्रोकरेज पे करना है। सपोज ब्रोकरेज पे तुम बाद में करोगे, पहले नहीं करोगे ना, तो ब्रोकरेज पे करना पड़ेगी। अगर ट्रांसफर इफेक्टेड जब होगा उसके डेटा ट्रांसफर के बाद भी होगा तब ये तुम डिडक्ट कर सकते हो।
While property has been inherited, expenditure incurred with respect to procedure associated with the will, inheritance, obtaining succession certificate, cost of executor may also be allowed in some cases. ये सब भी तुम डिडक्ट कर सकते हो. Sale of share. The following expenses may be allowed to deduct: broker's commission related to the share sold, STT or security transaction tax is not allowed as a deductible expenses. तो ये याद रखना, ये STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो मतलब एप्लीकेबल होता है, इसके ऊपर ये तुमको ये डिडक्ट नहीं होगा जब तुम सेल ऑफ शेयर सेल करोगे. सेल ऑफ ज्वेलरी, इसमें भी कुछ नहीं है, ब्रोकरेज कमीशन जो भी हो और इंसिडेंटल एक्सपेंस जो भी हो वो डिडक्ट हो जाएगा. इसमें नोट है दैट एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम द सेल प्राइस ऑफ द एसेट फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स आर नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम एंड यू कैन क्लेम देम ओनली ऑन्स. ये सभी नोट्स में है. अगर कोई किसी का कोई डिडक्शन अगर एक हेड में तुम क्लेम कर रहे हो तो दूसरा हेड में तुम दिखा नहीं सकते. ये इनकम टैक्स का हर एक रूल में हर एक सेक्शन में है. अगर हर एक सेक्शन में तुम डिडक्शन क्लेम कर लिया हो तो तुम दूसरे सेक्शन में वो सेम चीज के लिए तुम डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकोगे. अभी जो है मैं पहले बोला था जो दो चीजें, एक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो ये आ गया हमारा वो टॉपिक्स फॉर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. ये क्या होता है देखो. फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज डिडक्टेड इंस्टीड ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. होता क्या है, ये रिलेटेड कॉस्ट इन्फ्लेशन के साथ. अगर कोई चीज हम बहुत दिन बाद 10 साल पहले 12 साल पहले हम वो 10,000 से खरीदे तो आज का रेट आज का जो रेट है आज का दिन में उसका वैल्यू कितना होगा. ऑब्वियसली ये 10,000 नहीं होगा. ये 10,000 से बढ़ के सपोज 10 साल बाद वो 15,000 हो जाएगा. तो ये इंडेक्स आरबीआई ने प्रिपेयर किया है, मतलब एक फॉर्मूला प्रिपेयर किया है. 10 साल पहले उसका वैल्यू कितना था, आज का दिन में अगर तुम सेल करोगे तो वो परचेस प्राइस एक्विजिशन प्राइस क्या है, तो वो निकलने के लिए आरबीआई एक इंडेक्स डिफाइन कर दिया है. वो होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स. ये इंडेक्स यहां पर है, ये है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स. इसका नाम है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स. जैसे 2000 ये बेस ईयर है 2001-2 में ये फिनेंशियल, और एक बात है ये फिनेंशियल ईयर के हिसाब से ट्रीट होता है. इसके हम असेसमेंट ईयर इसमें कंसीडर नहीं करेंगे. इसके लिए ये मैं असेसमेंट ईयर तो लिख दिया था लेकिन इसको काट भी दिया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग असेसमेंट ईयर कभी नहीं लेंगे, हम लोग फाइनेंशियल ईयर लेंगे. सपोज 2001-2 में कोई प्रॉपर्टी तुम परचेस किया, उसका वैल्यू 10,000 था और 2019 में तुम सेल कर रहे हो. ठीक है, बहुत अच्छे से समझे. 2001-2 में तुम कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया हो, उसका दाम 10,000 था. तो 2019 में तुम सेल कर रहे हो तो उसका दाम 2019 में क्या होगा. ठीक है, ये निकलने के लिए ये दोनों जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है ये नंबर हम यूटिलाइज करेंगे. एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं. देखो, द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज कैलकुलेटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू cost of inflation index of the year in which the asset is transferred divided by cost of inflation index of the year in which the asset was first held by the seller or financial year 2001 whichever is later. मतलब 2001 का पहले कुछ नहीं होगा, इसके बाद ही जो होगा. सपोज एक एग्जांपल देख लेते हैं. द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड एक्वायर्ड बिफोर, जो भी हो, द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज कैलकुलेटेड एज सेम इन द सेम वे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू CII of the asset transfer divided by CII of the asset improvement. ठीक है, अगर सेल के लिए जब एक्वायर किया है उसको O इंटू CII ऑफ दैट ईयर, और जब मतलब जब सेल कर रहे हो तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू CI ऑफ द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर्ड एंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द सेलर. सेम इन द सेम वे इंप्रूवमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंटू CII of the year of asset transfer divided by CII मतलब cost of inflation index year of asset improvement. यहाँ पर asset improvement, यहाँ पर asset first held, ये दो डिफरेंस है, बाकी सेम फॉर्मूला है. जब तुम इम्प्रूवमेंट
इम्प्रूवमेंट किया हो, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, CII जब तुम ट्रांसफर करो उस साल का CI, और जिस साल पे तुम इम्प्रूवमेंट किया हो वो साल का CII, ये दोनों हम लोग कंसीडर करेंगे। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, यहाँ पर 2 पॉइंट्स रिमेंबर है। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन द विल, CII हैज टू बी टेकन फॉर द ईयर इन व्हिच द प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड। अगर विल करके चला गया 20 साल पहले, 100 साल पहले विल करके चला गया, तब वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के किया है, जब प्रॉपर्टी रिसीव किया है तब का वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हम लोग कंसिडर करेंगे। क्योंकि विल तो बहुत पहले करते हैं ना। द एक्चुअल परचेस ईयर ऑफ द प्रॉपर्टी हैज टू बी इग्नोर, द एक्चुअल परचेस ईयर प्रॉपर्टी यहाँ पर इग्नोर करेंगे। इग्नोर द इम्प्रूवमेंट कॉस्ट इनकर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 के पहले जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा तो वो हम लोग को इग्नोर करना पड़ेगा। इंडेक्स्ड बेनिफिट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ बॉन्ड्स और डिवेंचर एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इश्यूड बाय द RBI। ये तो पहले ही नहीं होगा, पहले हम फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हो। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, मोहित परचेस अ फ्लैट इन फाइनेंशियल ईयर 2001-2, कब 2001-2, कितना रुपीस में 10 लाख में। ही सेल्स द फ्लैट इन द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, व्हाट विल बी द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखो इसमें क्या हम लोग कंसीडर करेंगे, ये साइड में मैं दे दिया हूँ इसको, जो CII नंबर जो है। इन दिस केस CII फॉर द ईयर 2001-2 कितना था, 2001-2 में 100 था, और कब सेल किया है 2017-18 में क्या था, 272 था। तो देखो जो मतलब उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो था 10,000, उसको पहले आज का रेट से, मतलब 2000 आज का रेट से उसको वैल्यू कितना होगा। देखो 272 से हम जो है 272 2017-18 में कितना CII है उससे हम गुना मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जिस ईयर में कॉस्ट वो परचेस किया था उससे वो डिवाइड करेंगे। ठीक है। केस 2, Ahuna purchased a capital asset in the financial year 1995-96 for ₹2 lakhs. Full FME मतलब full material value of the capital asset on 1st April 2001 was 3,20,000. She sells the asset in financial year 2016-17. What is the indexed cost of acquisition? यहाँ पर देखो वो कॉस्ट एक्वायर किया कब 95-96 में, तो यहाँ पे हम लोग ये कंसीडर नहीं करेंगे। और अप्रैल 2001 में उसका वैल्यू कितना था, FMV उसका फुल मटेरियल वैल्यू कितना था उसका 3,20,000, तो ये 3,20,000 लेंगे, ये 2 लाख हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये 3,20,000 के ऊपर हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे। 3,20,000 इंटू कितना, कब सेल किया है 2016-17 में क्या था, CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 264 था, इंटू 264 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अभी जो होगा इसका आज का मतलब 2016-17 में ये 3 लाख का वैल्यू 8,40,800 हो गया। देखो इसमें देखो ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये बढ़कर ये हुआ ना। देखो ये पहले वाला केस में ये 10 लाख था, ये बढ़कर 27,20,000 हो गया। तो ये RBI जो प्रिपेयर किया है, तो स्टैटिस्टिक्स लेके बहुत कुछ सोच समझ के ये इन्फ्लेशन इंडेक्स चार्ट जो प्रिपेयर किया है, इसमें हम प्रीवियस वैल्यू किया था, आज का डेट में उसका वैल्यू क्या है, तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल से इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जिस साल में प्रॉपर्टी परचेस किए उस साल का प्रॉपर्टी वैल्यू आज ही का डेट में उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय आज का डेट में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एंड डिवाइडेड बाय जो साल में परचेस किए थे उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अगर 2001-2 का पहले होगा तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, बेस ईयर हमारा 2001-2 है, तो 2001-2 में उसका वैल्यू कितना है उसके हिसाब से हम ये कैलकुलेट करेंगे। केस 3 देखो, Savita purchased equity share of ₹1 lakhs on 1st March 2015 and sells the shares on 1st April 2020. What will be the indexed cost of acquisition? यहाँ पर indexed cost of acquisition क्या होगा? CII for the purchase of year 2015 is 240. ठीक है, 14-15 में क्या था, कब परचेस किए थे 2015 में, माने मार्च 15 में, मीन्स 14-15। ठीक है, 2014-15 में इसका कितना था, 240 था। 2014-15 में 240 था, छोटा हो गया, थोड़ा कष्ट करके देखना, इसका 240 था।
तो उसका वैल्यू कितना था 1 लाख। अभी कितना है, कब सेल कर रहा है, 1 अप्रैल 2020 मीन्स 2021 301 था। बस मल्टीप्लाई करो और निकल जाएगा। देखो ये हम लोग को निकालना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी आईटीआर जो एक्सेल यूटिलिटी है, मतलब ऑफलाइन यूटिलिटी है, और ऑनलाइन जब तुम आईटीआर फाइल करोगे ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे भूल होगा तुम्हारा कैलकुलेशन में, अगर कहीं पे तुम्हारा जो फॉर्म फिलअप जो है यूटिलिटी जब भर रहे हो ना, तब उसमें कहीं पे भी भूल होगा, अगर तुम वहीं पे ये सब देना पड़ेगा। कॉस्ट कौन से ईयर में कॉस्ट सेल किया है, कौन से ईयर में परचेस किया है, ये तुमको जानना जरूरी है। अगर तुम इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो और ये तुम चेक करना चाहते हो, ये जानना जरूरी है कैसे होता है। ठीक है, केस 4 है, देखो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए। हरीश परचेस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इन नवंबर 2015 एंड at rupees 2 lakhs. The bonds are prematurely withdrawn. अगर ये प्रीमेच्योर विड्रॉ नहीं होता तो इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यहाँ पर निकलने का जरूरत नहीं पड़ती। ये प्रीमेच्योर विड्रॉन है, इसलिए इसका कॉस्ट एक्विजिशन इंडेक्स हम लोग को निकलना पड़ेगा आफ्टर 5 years, बट बिफोर मैच्योरिटी एट द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस 2,55,000, मतलब 2 लाख में किए थे, 2,55 लाख में वो जनवरी 21 में सेल किए। व्हाट विल बी द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सीआई फॉर द ईयर 15-16 में क्या होगा, 15-16 में उसका क्या था 254 था यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना, मेरा ख्याल से इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो ये बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो 15-16 में क्या था, 15-16 में था 254। ठीक है, अभी उसका जो 2 लाख वैल्यू था, 2 लाख वैल्यू है, और कब सेल किया 2021 में 301 था, तो 2 लाख जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो देखो नवंबर 15 में परचेस किए थे। ठीक है, 2 लाख अगर इंटू 301 डिवाइडेड बाई 254 तो 2,37,000 इतना है। तो अभी जिसका कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन कितना होगा 2,55,000 माइनस 2,37,000, तो इसके जो डिफरेंस होगा इसके ऊपर हमारा 10% स्लैब, जो भी 15% स्लैब होगा और 10% स्लैब होगा, हमको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। ये 2,55,000 माइनस 2,37,000 इतना। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पर हम जो निकल रहा है, क्या निकल रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स्ड एक्विजिशन, मतलब जो प्राइस में हम खरीदे थे वो आज का रेट में उसका रेट क्या है, उसका वैल्यू क्या है। अगर वो 10 साल बाद में बेचेंगे वो तुम कितना रेट में बेचोगे, कितना रेट, उसका वैल्यू कितना होगा, ये हम निकल रहा है कॉस्ट ऑफ इंडेक्स्ड एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंडेक्स इंप्रूवमेंट। ये तुमको मिलेगा जब तुम ITR 2 फाइल करोगे, तब तुमको अपना कस्टमर से वो कैपिटल गेन टैक्स लेना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। अगर कोई में उसका अकाउंट SBI कैश सिक्योरिटी में जो भी हो, शेयर खान मार्केट में, जीरोदा में, जो भी हो, जहां पे भी तुम्हारा वो शेयर मार्केट, शेयर इन्वेस्टमेंट बाय डीमैट अकाउंट है, जो भी हो, तो वहां से कैपिटल गेन टैक्स स्टेटमेंट तुमको निकालना पड़ेगा। ऑलरेडी वहां पे कैलकुलेटर रहेगा, इवन वहां पे 2001 के पहले क्या था, 2018 का 18 के पहले क्या था, सब कुछ निकल के उसमें आ जाएगा। तुमको सिर्फ तुमको फिलअप करना पड़ेगा देख के। लेकिन अगर ये नॉलेज तुमको नहीं होगा, कैपिटल गेन टैक्स क्या है, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स क्या है, STCG और LTCG, हाँ कोई लोग तो LTC मतलब तो लीव टेबल कंसेशन समझते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, तो ये नॉलेज होना जरूरी है। एग्जाम्पल फॉर एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स, सपोज कैपिटल गेन्स, कुछ गेन्स में कुछ एग्जेम्पशन होता है, उसमें क्या है, Manoj bought a house in July 2004 for rupees 50 lakhs and the full value consideration received in 2016-17 is 1.8 crore. Capital asset type, since the property has been held for over 3 years, this would be a long-term capital asset. Cost of acquisition, the cost of price is adjusted for inflation and indexed cost of acquisition is taken using the indexed cost of acquisition formula and adjusted cost of acquisition is 1.17 crore. क्या हुआ देखो, ये जो 50 लाख था 2004 में, सेल कब के 2017 में, तो 50 लाख देखो सीधे हिसाब करेंगे, 50 लाख इंटू क्या था इसमें, 50 लाख इंटू कब था
50 लाख कब परचेस किया? 2004 में। 4 में क्या था? 4 में क्या था? 113। और कब सेल कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं अभी 2021 को, जनवरी 21, मतलब 2021 इंटू 301 डिवाइडेड बाई कितना है? 2001 में कितना था? एक बार देख लेते हैं। जुलाई 2004, मतलब जुलाई 2004-5 में 4-5 में कितना था? 113 डिवाइडेड बाई 113। इसमें क्या है देखो, 1 पॉइंट अभी इसमें कितना आ रहा है? सपोज हमने कुछ गलत किया पर कब, मतलब प्रॉपर्टी हेल्ड ओवर 3 इयर्स। 2004-5 में 50 लाख से परचेस किया था। 2004-5 में 50 लाख से परचेस किया था। पहले एक बार और करते, 50 लाख इंटू कब सेल किया है? सेल किया है तुम्हारा एंड फुल वैल्यू कंसिडरेशन रिसीव्ड इन 2016-17। 16-17 में कितना हुआ? 264 इंटू 264 डिवाइडेड बाई 113। इसमें देखो 1.16, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पर 15-16 के तो कुछ गलत कर दिए। तो जनवरी 2001 में ये ले लिए, ये नहीं है, ये 2016-17 में इसका वैल्यू है कितना? 1.17 करोड़, ठीक है। तो देखो पहले तो यहाँ पर क्या हुआ है? हेंस तो यहाँ हेंस नेट कैपिटल गेन इज 63,000, मतलब 1.18 माइनस 1.17, तो 63,000 इसका कैपिटल गेन है। टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टैक्स एट 20%। फॉर नेट कैपिटल गेन 63 lakhs, द टोटल आउटगो विल बी 12,97,800। तो 20% इस सब कितना होगा? तो ये कैपिटल गेन जितना भी होगा 63 लाख, उसके ऊपर 20% हिसाब से ये कैपिटल गेन टैक्स होगा। तो ये पूरा एग्जाम्पल है कैसे कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट होता है, तो उसके ऊपर कैसे टैक्स इम्पोज होता है, तो उसका पूरा कैलकुलेशन है। हम पूरा जो एक भी एग्जाम्पल हम उसमें समझ लिया। तो एक बार ये देख लो, ये शायद और भी एक बार डिस्कस करने का जरूरत है। जो मनोज जो प्रॉपर्टी परचेस किया था जुलाई 2004 में, उसका वैल्यू था 50 लाख, ठीक है। अभी फुल वैल्यू कंसिडरेशन रिसीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2016-18 में 1.8 करोड़। तो 2000 जुलाई 2004 मतलब 4-5 में क्या था? 4-5 में इतना इसका वैल्यू क्या था? 4-5 में इसका वैल्यू 50 लाख का वैल्यू कितना था? 50 लाख इंटू 4-5 में 4-5 में नहीं, अभी कौन से ईयर में सेल किया है? 16-17 में। 16-17 में क्या था? 2064 इंटू 264 डिवाइड कितना हुआ? जब वो प्रॉपर्टी एक्वायर किए थे तो 4-5 में कितना था? 4-5 में था 130 डिवाइडेड बाई 113, तो 1.17 था, 1.17। अभी जो है 1. कितना था? 1.80 माइनस 1.17, ठीक है। 60 लाख थे, 60 लाख इंटू 20%, ठीक है। तो 12,60,000, ये जो 12,60,000 के ऊपर इसका 63 लाख के ऊपर जो टैक्स देना पड़ेगा, ये हुआ 20% से 12,97,800, ठीक है। तो ये था पूरा क्लास का समरी, पूरा क्लास का डिस्कशन। तो मेरा ख्याल से ये नोट्स तुम लोग डाउनलोड कर लेना। ये बहुत ही स्मॉल प्राइस में, ये 20-50 रुपीज़ में ये मेरा वेबसाइट में दिया हुआ है, और इसको बहुत अच्छे से और एक बार रिवाइज कर लेना। तो मेरा ख्याल से इसके बाद तुम्हारा कैपिटल गेन टैक्स का जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स एक्विजिशन और इंडेक्स इंप्रूवमेंट जो भी हो, इसके ऊपर कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा कैपिटल गेन, और उसके बाद और एक होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये तीनों क्लास में ये कैपिटल गेन्स हम पूरा कवर करने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद एक क्लास होगा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। ये जरूर फॉलो करना, लास्ट तक फॉलो करना। देखो भाई, ये कुछ ऐसा नहीं है,
कोई भी क्लास, इनकम टैक्स का कोई भी क्लास अगर चैप्टर तुम स्टार्ट करोगे तो वो यूट्यूब में बहुत बोलते हैं ना 2-3 मिनट का क्लास, ये बूट कैम्प कोर्स, ये कैम्प कोर्स, ये सब कोई मायने नहीं रखता। अगर तुमको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो तुमको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ये मैं बहुत जगह से रिसर्च करके फिर मैं अपना तरीके से ये नोट्स प्रिपेयर किया हूँ, जैसे तुम लोग के पास बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है, तो ये जरूर फॉलो करना। अगर ये नोट्स फ्री में चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करके उसको स्क्रीनशॉट भेजो। तो ये नोट में अगर ये चैनल में सब्सक्राइब करके रखना तो ये नोट्स मैं फ्री में दे दूंगा, कोई बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। मेरा जो नंबर है इसमें व्हाट्सएप भी है, ये जो नंबर है ये नंबर में भेजो। तो ये नोट्स ठीक है, ये नोट्स मैं फ्री में दे दूंगा। ठीक है, चलो ओके, गुड बाय।